वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वांटम मैकेनिक्स में पिछले क्लास में हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल के बारे में डिस्कस किया था, उसकी एनर्जी और वेव फंक्शन को डिराइव किया था। ये स्क्रोडिंगर इक्वेशंस की एक एप्लीकेशंस था। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स की प्रिंसिपल जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्पटन इफेक्ट। उसके लिए पहले हम सब्जेक्ट नेम वगैरह लिख देते हैं। सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग फिजिक्स, जिसकी कोड है KS101P। मॉड्यूल नेम क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स। माय नेम इज डॉक्टर राकेश मोहन पुजारी। जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है कॉम्पटन इफेक्ट। जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है हर बार की तरह, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो होगा कॉम्पटन इफेक्ट। तो पहले कॉम्पटन इफेक्ट क्या है इसको डिफाइन करते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट when an X-ray photon, कोई एक्सरे फोटोन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन initially at rest and is scattered away from its original direction and the electron receives an impulse and begin to move. ये है कॉम्पटन इफेक्ट। तो दोबारा इसको समझ लेते हैं। एक एक्सरे फोटोन लिया जाता है जिसको मूव करवाया जाता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी था पहले। जब ये एक्सरे फोटोन इसके ऊपर बॉम्बार्ड होगा, स्कैटर्ड होगा, तब फोटोन एक तरफ और इलेक्ट्रॉन एक तरफ। इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी कहाँ से लेगा? इंसिडेंट फोटोन से, और स्कैटरिंग होगा जिसको इलास्टिक स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो समझ में आया? कॉम्पटन इफेक्ट में एक स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोटोन आप स्ट्राइक करवाएंगे, उसके ऊपर बॉम्बार्ड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में इलास्टिक स्कैटरिंग में मूव करेंगे। इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स की एक अहम प्रिंसिपल है। इसको डायग्रामेटिकली एक बार बनाते हैं। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना भी ज़रूरी है।
एक फोटोन है जो किसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बॉम्बार्ड हो रहे हैं। और फोटोन एक तरफ, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ, ये मूव कर रहे हैं। दोनों की एंगल, ये फाई होगा, ये थीटा होगा। तो हम लिख लेते हैं कौन सा क्या है। ये इंसिडेंट फोटोन है, ये है स्कैटर्ड फोटोन। ये है रिकॉयल इलेक्ट्रॉन। अब इसकी एनर्जी और मोमेंटम यही बना लेते हैं। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होगा एच न्यू, आप जानते हैं क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी है फोटोन की। उसकी मोमेंटम होगा एच न्यू बाय सी। ये है एनर्जी, ये है मोमेंटम किसके, फोटोन की। ये एक पार्ट है, याद रखना है। अपना डायग्राम ठीक से बना लिया, एनर्जी और मोमेंटम को पहचान लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आगे इजीली आप कर सकते हैं इसको। फिर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आते हैं। जो पहले स्टेशनरी था, तो इसकी रेस्ट एनर्जी होगा m0 c², और इसकी मोमेंटम 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट में है। ये दूसरा पार्टिकल के बारे में हमने एनर्जी और मोमेंटम लिख दिया इलेक्ट्रॉन की। अब स्कैटर्ड फोटोन के बारे में बनाते हैं। स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी होगा एच न्यू डैश। ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है क्योंकि कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और उसकी मोमेंटम होगा एच न्यू डैश बाय सी। ये होगा स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम। फिर रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉयल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, अब रिलेटिविस्टिक थ्योरी में आपने पढ़ रखा है, m0² c4 प्लस p² c² अंडर रूट टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन। और मोमेंटम को हम p ले रहे हैं। एनर्जी को एच न्यू माइनस एच न्यू डैश भी लिख सकते हैं, ये क्योंकि एच न्यू इंसिडेंट फोटोन, एच न्यू डैश स्कैटर्ड फोटोन, दोनों की माइनस जब करोगे जो एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके इस तरफ मूव कर रहा है। तो ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम। तो देख रहे हैं आप डायग्राम में बड़ी ब्यूटीफुली हमने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मोमेंटम, स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम, स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और मोमेंटम को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि ये इलास्टिक स्कैटरिंग है, तो इसमें हम इसको कंजर्व करवाएंगे। तो इलास्टिक स्कैटरिंग में किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, एक दूसरा डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा। कैसे, स्कैटरिंग होने के बाद जो डायग्राम होगा, ये फाई एंगल है, ये थीटा एंगल है, इसमें एच न्यू डैश बाय सी है इसकी मोमेंटम। तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। ये होगा एच न्यू डैश बाय सी साइन फाई, और ये होगा एच न्यू डैश बाय सी कॉस फाई। सिमिलरली नीचे वाले केस में
ये सपोज मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की p है, ये p साइन थीटा हो जाएगा, ये p कॉस थीटा हो जाएगा। कंपोनेंट्स हमने डिराइव कर लिया क्योंकि हमें इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम इसमें करते हैं यूजिंग स्कैटरिंग में, इलास्टिक स्कैटरिंग में मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व होता है यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम एच न्यू बाय सी प्लस 0। पिछले डायग्राम देख लीजिए, फोटोन की मोमेंटम ये था, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम 0 था क्योंकि स्टेशनरी था, विच इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाय सी cos phi प्लस p cos थीटा, cos वाला कंपोनेंट, इक्वेशन 1, जिसको हम पैरेलल डायरेक्शंस में कंपोनेंट को हमने कर लिया। सिमिलरली इन perpendicular direction, 0 is equal to h nu dash by c sin phi minus p sin theta। 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इनिशियल फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की कोई मोमेंटम नहीं था, दोनों 0 था। लेकिन जब स्कैटरिंग होने के बाद ये दोनों कंपोनेंट उभर के आया, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इक्वेशन 1 से c मल्टीप्लाई करेंगे और रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग वैल्यू आ जाएगा पी सी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कॉस फाई। आप इसको यूज करके कर सकते हैं। इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हमने करके ये मिल गया। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी c को मल्टीप्लाई, स्टेप सब याद रखना क्योंकि ये स्टेप सब आपको फिर आसान बनाएगा इसको समझने में और आगे कर लें। एंड रीअरेंजिंग, फॉर्मूला बन जाएगा पी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन था। तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। तो हमने पहले दोनों कंजर्वेशन मोमेंटम करा परपेंडिकुलर और पैरेलल डायरेक्शंस में, फिर दोनों को c से मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके इक्वेशन हमें मिल गई। क्यों बना रहे हैं? cos थीटा साइन थीटा को हम इसको 1 बना सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। इक्वेशन 3 एंड 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो होगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू डैश
स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच न्यू इंटू एच न्यू डैश cos phi प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया और राइट हैंड साइड में हमें ये वैल्यू मिल गया। ये वैल्यू मिलने के बाद इसको फिर आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन, ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज करेंगे तब हमारी इक्वेशन क्या आएगा? इसको हम इक्वेशन 5 लिख देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में होता है, लेकिन E की वैल्यू हमने इस तरीके से भी पहले रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में डिराइव किया है, दोनों E वैल्यू है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गया E की, A और B, दोनों सेम है। A इज इक्वल टू B, दोनों इक्वेशन सेम है। सेम होने की वजह से इसकी जो इक्वेशन बनेगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, इसकी स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर्थ। तो हमें ए और बी को इक्वल करने के बाद ये इक्वेशन मिला, अंडर रूट हमने हटा दिया। आगे इसको फिर जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक तरफ ले आएंगे और काइनेटिक एनर्जी दूसरे तरफ। हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ये पिछले वाले इक्वेशन से डिराइव कर लिया। आगे वाले स्टेप ये है इक्वेशन नंबर 6, ये है एम नॉट सी स्क्वायर है। हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी की, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। अब जानते हैं इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन दोनों को माइनस करोगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 6। तो काइनेटिक एनर्जी जहाँ जहाँ पर है वहाँ हम इसको यूज कर लेंगे। यूज करने के बाद और सॉल्व करने के बाद, रीअरेंज करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच न्यू स्क्वायर माइनस 2 एच न्यू इंटू एच न्यू डैश प्लस एच न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, ये मिल जाएगा। हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी को यहाँ यूज कर लिया, काइनेटिक एनर्जी हट गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमारे वैल्यू आएगा वो होगा, हम इसको एक तरफ रख लेते हैं 2 एम नॉट सी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, दूसरे तरफ हमारे आ जाएगा 2 एच न्यू इंटू एच न्यू डैश इंटू 1 माइनस कॉस फाई। कॉमन ले लिया तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 7।
तो इक्वेशन नंबर 7 में हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 7 बाय 2h² c²। सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? m0 c² बाय h। लेफ्ट हैंड साइड में m0 c² बाय h आ गया, न्यू बाय c माइनस न्यू डैश बाय c, ये वैल्यू मिल गया। राइट हैंड साइड में न्यू बाय c न्यू डैश बाय c इंटू 1 माइनस cos phi। तो हमारे इसको सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ गई। अब इसको वेवलेंथ वाले टर्म से भी डिराइव कर सकते हैं, और m0 c बाय h 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा माइनस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश which is equal to 1 minus cos phi divided by lambda dash। हमने यहाँ क्या यूज किया है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा और न्यू डैश इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा डैश। ये वाला वैल्यू हमने ऊपर वाले इसमें यूज कर लिया, न्यू 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 डैश में, और हमें ये मिल गया। इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाइंग हमें जो वैल्यू मिलेगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा h बाय m0 c 1 माइनस cos phi। ये है कॉम्पटन इक्वेशन। अब देख रहे हैं स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ के डिफरेंस हम ये वैल्यू से डिराइव कर सकते हैं, जिसमें एक ही क्वांटिटी से डिपेंड करता है, वो है स्कैटर्ड फोटोन की जो एंगल है उससे डिपेंड करता है। तो हम इसमें टर्म सब लिख देते हैं। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम क्या कहते हैं? कॉम्पटन शिफ्ट। जिसमें लैम्डा डैश है वेवलेंथ ऑफ scattered photon, lambda is wavelength of incident photon, और सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टर्म है h बाय m0 c, सारे टर्म कांस्टेंट है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसकी वैल्यू आपको याद रखना होगा 2.426 पिकोमीटर। न्यूमेरिकल करते वक्त काम आएगा। तो हमने कॉम्पटन शिफ्ट को डिराइव किया, जिसको हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट। कॉम्पटन शिफ्ट इसकी वैल्यू हमने ये वैल्यू डिराइव कर लिया, h बाय m0 c 1 माइनस cos phi। phi क्या है? स्कैटर्ड फोटोन एंगल। फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, याद रखना है। कॉम्पटन इफेक्ट डेफिनेशन से लेके डिराइवेशन और ये फाइनल फॉर्मूला, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है और इसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है और इसको समझना भी। आप नोट्स बना लीजिए। अगले क्लास में हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम डिराइव करेंगे। तब तक आप ये दोनों टॉपिक, इससे पहले हमने पढ़ा था पार्टिकल इन वन डायमेंशनल वेल, और अब हमने पढ़ा है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन शिफ्ट डिराइव किया है। दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आगे हम रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, कॉम्पटन इफेक्ट में रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को डिराइव करेंगे। धन्यवाद।